लैब 4 आपकी क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर है। लैब 3 में आपने लैब 1 और लैब 2 की कनेक्टिविटी कराई। लैब 1 में डिज़ाइन फॉर्म करवाया था, विंडो फॉर्म। उसके बाद लैब 2 में एक्टिविटी डेटाबेस की थी, डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे किया एक्सेस लेवल के ऊपर। और उसके बाद फिर हमने इन दोनों को, फॉर्म को या फिर कंसोल एप्लीकेशन को के ज़रिए से क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करवाया डेटाबेस कनेक्टिविटी करके। उसमें हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट के अंदर एक ही मेथड देखा, और जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलरेडी भी है। और फिर हमने जब सेलेक्ट की कमांड को लिया तो सेलेक्ट में हमने कहा था दो हमारे पास टेक्निक हैं, एक डेटा एडेप्टर के ज़रिए से और दूसरा डेटा रीडर के ज़रिए से। डेटा एडेप्टर और डेटा रीडर ये दोनों डेटाबेस से रिकॉर्ड को लेके आता है और अपने एप्लीकेशन पे उसको शो करवा देता है। क्योंकि पूरा डेटाबेस में टेबल है तो टेबल रॉज कॉलम है, तो रॉज एंड कॉलम का पूरा कलेक्शन रिकॉर्ड, यानी उसके जो 2D एरे की तरह जो आपके पास रिज़ल्ट होता है वो लेके आते हैं और हम अपनी एप्लीकेशन पे इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और डेटा रीडर के बारे में और डेटा एडेप्टर के बारे में मैंने डिफरेंस बताया था कि हमारे पास ऑलरेडी भी कनेक्शन है। उस कनेक्शन को हम उसके ओपन और क्लोज़ के दरमियान में हमें क्या करना पड़ता है, अपनी क्यूरी लगानी पड़ती है ताकि वो डेटाबेस में जाए और क्यूरी को रिज़ल्ट लेके आ जाए। ठीक है। फिर हमने ये कहा कि एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, यानी कनेक्टेड मोड पे रहेगा आपका कनेक्शन, यानी ऑलरेडी भी कनेक्शन कनेक्टेड रहेगा और आप अपनी क्यूरी को लेके आइए और जहाँ पे यूज़ करना है यूज़ करिए। और जैसे ही आप उस कनेक्शन को क्लोज़ कर देंगे तो कनेक्शन क्लोज़ हो जाएगा, तो फिर आपके पास से डेटा उसका जो जिस भी ऑब्जेक्ट में रखा है वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा। तो कनेक्शन ओपन तक रहे और उसका डेटा आपके सामने रहे और जब तक काम करते रहे वो आप यूज़ कर सकें, उसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो डेटा रीडर हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है कि जब तक कनेक्शन ऑलरेडी भी कनेक्शन का ओपन रहेगा आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरा हमने देखा था डेटा अडेप्टर का। डेटा अडेप्टर हमारा एक फीचर था जिसमें हमने देखा कि ये कनेक्शन अगर क्लोज हो भी जाए, ठीक है, डिसकनेक्टेड ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है ये, जैसे ये कीवर्ड आपके सामने है। तो डेटा अडेप्टर जो है डेटा सेट में क्योंकि रखता है, तो डेटा अडेप्टर से किया आपने और डेटा सेट में अपने पास स्टोर फिल करवा दिया इस स्टेटमेंट से। तो फिल करवाने के साथ ही वो डेटा उस डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में आ चुका है। ठीक है। डेटा सेट का मतलब है आपने वो डेटा लाकर इस डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अब ये कनेक्शन ओपन रहे क्लोज रहे इसमें डेटा ही रहेगा, और आप उसको बाद में भी क्लोज करने के बाद भी उसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने ये बताया था कि डेटा सेट और डेटा टेबल, ठीक है। तो अगर आप डेटा टेबल और डेटा सेट इन दोनों से डेटा अडेप्टर के ज़रिए से उसको फिल करवा सकते हैं। डेटा टेबल जो है वो एक टेबल का रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। अगर मल्टी टेबल के अलग अलग क्यूरी करके आपको रिजल्ट लेके आने हैं तो फिर वो डेटा सेट में आप रखेंगे। ठीक है। तो डेटा सेट मल्टीपल टेबल आपने एक क्यूरी की, उसका डेटा सेट 1 में आपने स्टोर करवा दिया, फिर दूसरी क्यूरी की फिर डेटा सेट 2 में स्टोर करवा दिया, तो इसके अंदर डेटा के सेट के अंदर मल्टीपल टेबल होंगे। तो डेटा सेट के टेबल 1 में एक टेबल का रिकॉर्ड आ जाएगा, डेटा सेट के टेबल 2 में दूसरी। तो यहाँ से हम सब टेबल्स को उठाएंगे और एक जो टेबल पहला लूप होगा, क्योंकि एक ही टेबल पड़ा हुआ है एक क्यूरी से, तो एक ही मरतबा ये लूप चलेगा। और फिर जितने कॉलम्स रॉज होंगी वो ये रॉज चलाएगा, फिर कॉलम्स होंगी तो कॉलम चलाएगा। इसको हमने क्लास में भी देखा और फिर उसको वर्क भी किया। एडेप्टर डेटा टेबल ये दो चीज़ें हो गई थी और हमारी लैब यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। ठीक है। फिर यहाँ पर विंडो फॉर्म के बारे में मैंने कहा था कि विंडो फॉर्म की कुछ चीज़ें हैं जो हमने बना चुके हैं। तो उसके क्लिक के ऊपर यानी सबमिट के ऊपर हमें क्या करना था, उसकी वही कनेक्शन को लगा के हमें डेटा को रिट्रीव करवा कर डेटा सेव करवाना था। ये सबमिट के बटन के ऊपर ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये एक एक करके वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। यहाँ पर स्टोर हो रही है, वेरिएबल में स्टोर हो गई, और उसके बाद फिर वेरिएबल के स्टोर होने के बाद हमने कनेक्शन ओपन किया और कनेक्शन को प्रोवाइडर देने के बाद फिर क्यूरी बनाई। जब ये क्यूरी बनेगी तो सबसे अहम काम सिर्फ यही है कि क्यूरी को देखना है कि ये क्यूरी सही बनी नहीं बनी। ठीक है। क्योंकि ये क्यूरी अब बन रही है वेरिएबल की कॉन्केटिनेशन से, और इससे पहले हमने जो क्यूरी बनाई थी वो डायरेक्ट से स्ट्रिंग एक पूरी स्ट्रिंग था, ये देखिए। और इंसर्ट के लिए भी जो बनाई थी हमने स्टार्ट में जो इंसर्ट की कमांड चली थी हमारी, ठीक है, इसमें भी देखिएगा एक क्यूरी है विदाउट कॉन्केटिनेशन के।
तो इसमें हमारे एरर सामने है, सब कुछ है, इसको कॉपी करेंगे पेस्ट करके चले जाएंगे। तो ये आपके जितने भी एरर है इसके सामने है, देखिएगा। इस डबल कोटेशन के अंदर जब आप वैल्यू देने लगते हैं, तो वैल्यू अगर स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर वैल्यूज स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये सिंगल कोटेशन में रखते हैं हम। अगर सिंगल कोटेशन में नहीं रखेंगे तो वो जो एक्सेस है या एसक्यूएल सर्वर है, वो डेटाबेस में एरर दे देगा कि ये वैल्यू स्ट्रिंग की वैल्यू है और आपने उसको सिंगल कोटेशन में नहीं रखा। तो हमें इंसर्ट की कमांड बनाते वक्त ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो वैल्यूज़ हैं और जो फील्ड नेम है उसको सिंगल कोटेशन में नहीं रखेंगे। ये कॉलम नेम है, ये टेबल नेम है, ये सिंगल कोटेशन में नहीं होगा। ये इंसर्ट की क्यों है, वो सिंगल कोटेशन में नहीं होगा। ठीक है। तो हमने ये कहा था कि ये सिंगल कोटेशन में हर चीज़ वो लिखी जाएगी जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी या करेक्टर वैल्यू होगी। ठीक है। तो हमने इसको ये पूरी कॉन्केटिनेशन के बगैर एक स्ट्रिंग में रख दिया। इस तरह से हमें इसको कॉपी करके वहाँ पे चला के देख भी लिया, अगर वहाँ चलती है तो ये इजीली चल रही है। तो यहाँ पर जब डायनेमिक क्यूरी बनेगी, तो सिर्फ आपको ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा और इसको डिबग करके आपको लाजमी देखना पड़ेगा। यहाँ पे डिबग लगाइएगा इस लेवल पर। ये डिबग लगाएंगे तो ये क्यूरी बना के इस क्यूरी में डाल देगा। इसको वॉच करके इसकी क्यूरी कॉपी करिएगा कि किसने जो क्यूरी बनाई है वो सही बनी नहीं बनी, और फिर जाकर आप अपने एक्सेस के अंदर उसको रन करके देखिएगा। क्योंकि कॉन्केटिनेशन है, तो ये देखिएगा वैल्यूज़ के बाद सिंगल कोटेशन हमने रखा और फिर इसको हमने स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर पहली वैल्यू आ रही है और पहली वैल्यू किसकी है, यूज़र फर्स्ट नेम की है। तो मुझे यूज़र फर्स्ट नेम को किस में स्टोर करवाया था मैंने, टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए से इसमें स्टोर करवाया था यूज़र फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के कॉलम से मैंने यहाँ से टेक्स्ट से एक वेरिएबल क्रिएट करवाया, जिसके अंदर फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर इस वैल्यू को उठाकर मैंने असाइन किया। यहीं पर हमने इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। इसका मतलब है जब ये इंसर्ट की कमांड बनेगी तो इसकी वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू आएगी, जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है। तो कॉन्केटिनेशंस के साथ जब आप इसका स्ट्रिंग बनाएंगे, तो ये स्टार्ट में शुरू में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्ट्रिंग प्रॉपर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आप डिबग लगाएं, वॉच में देखें, क्विक वॉच में या डिटेल वॉच में देखें, आप उस क्यूरी का स्ट्रिंग कॉपी करके एक सेकेंड जी क्या हुआ। अरे यार रो रही है बुशरा। हाँ हाँ थोड़ा बहुत खाया है, थोड़ा बहुत खाया है। तो खाया है, अच्छा खाया है। ये रो रही है बुशरा, पता नहीं क्या हुआ। ओके ठीक है भाई, ये इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपकी जो स्ट्रिंग बना है, वो जो डायनेमिक इंसर्ट की कमांड बनी है वो प्रॉपर बनी नहीं बनी। ओके। अच्छा इसके में आप यहाँ क्यूरी बनाई, उसके बाद फिर क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद ये इस स्टेटमेंट से क्यूरी डेटाबेस में जाकर सेव हो गई। इंसर्ट की कमांड जाके एग्जीक्यूट हो गई और वो टेबल में सेव हो गई, अगर क्यूरी में कोई एरर ना हो। क्लियर है। यहाँ पर सेव होने के बाद अब हमें, जैसे ही आपके पास आपने एक बिज़नेस सोचा हुआ है, अपने बिज़नेस लॉजिक सोची हुई है कि जैसी मैं फॉर्म बनाऊँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। यस नो कुछ तो बोले भाई। हेलो। ये अच्छी अच्छी आदतें कब से आप लोग ने अपना ली भाई, यस नो कुछ वॉइस वगैरह खोलें आप, पता चले कि भैया आप लोग भी। हाँ यस सर, आ रही है आवाज क्लियर है। कौन कौन बिस्तर छोड़ चुका है ज़रा ये बताओ। बाबर सईद ने बिस्तर छोड़ा है, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद अली अहमद, सैयद मोहम्मद हमज़ा, यस सर, माहम, ऑन द टेबल राइट असालत, नाउ। मनाहिल, अमीरा, इफ़रा, अवेस। जी हाँ, जिसने बिस्तर छोड़ दिया है ज़रा हैंड रेस करें, हैंड रेस करें, हैंड रेस करें। देखो ये नौबत आ गई है, मुझे ये पूछना पड़ रहा है बिस्तर, ये नहीं पूछना पड़ा कि एग्जाम्पल किसने कोट की है, ये पूछना पड़ा है बिस्तर छोड़ा नहीं छोड़ा। बस क़यामत की निशानी तो नहीं है ये। हम्म, चलो मेजोरिटी हैंड रेस किया, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ बिज़नेस बनाया, दोबारा आ जाते हैं अपने इसमें। हमने बिज़नेस ये बनाया और ये हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे ही सबमिट हो जाए, तो सबमिट होने के बाद
इसकी जो ये जो आईडी है, ये जो रिकॉर्ड है, ये डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, और इसकी प्राइमरी की ऑटो जनरेटेड है, वो ऑटो जनरेटेड आईडी वहाँ पर इंसर्ट कर देगा। अब वो जो ऑटो जनरेटेड आईडी है उसको मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि आपने तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते ही वो तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, और ऑटो जनरेटेड आईडी जो होगी वो प्राइमरी की, उसकी 3 दे देगा। वो 2 रिकॉर्ड पहले से पड़े हुए हैं, तीसरा रिकॉर्ड जाके सेव हो रहा है। तो 3 आईडी को मुझे यहाँ पर मैसेज में प्रिंट करवाना है कि ये इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, उसकी आईडी 3 है। इस तरह की मुझे एक वर्डिंग करके ये मैसेज देना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर काम किया गया है कि ये वाली क्यूरी, ये क्यूरी, वो जो टेबल में रिकॉर्ड सेव हुआ है उसकी मैक्सिमम आईडी, अब मैक्सिमम आईडी पहले 2 थी, अब ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट होते ही मैक्सिमम आईडी क्या हो गई, 3 हो गई। तो वो 3 लेकर आ जाएगा और यहाँ पर ये कमांड में डाल देगा, ये क्यूरी चलाएगा। अब जब ये क्यूरी चलेगी तो इसके पास इस लास्ट वैल्यू का अंदर क्या आएगा, जी ज़रा चैट में बताइए क्या आना चाहिए, कौन सा नंबर आना चाहिए। जी, इसमें कौन सा नंबर आना चाहिए, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी मैक्सिमम आईडी, उस टेबल की आईडी में से मैक्सिमम आईडी उठ के आ जाएगी। और अभी तक इस रिकॉर्ड के इंसर्ट होने से पहले 2 रिकॉर्ड पड़े हुए थे, आईडी 1 और आईडी 2। और ये रिकॉर्ड जैसे ही इंसर्ट हुआ इसके इस इंसर्ट के ज़रिए से, तो इसकी जो आईडी थी वो क्या हो गई, 3 हो गई। तो मैक्सिमम अमाउंट क्या हो गया हमारे पास, जी 3 होगी। ठीक है, तो इसमें 3 आ जाएगा, और 3 का मैसेज बनाकर हम ये क्या कह देंगे, इंसर्ट, ओके। अच्छा 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 अच्छा, इसको हमने 3 स्टोर करवा दिया। और फिर ये एक लॉगिन का टेबल बनाया गया है, लॉगिन के टेबल में उसकी आईडी डाल दी कि ये यूज़र यूज़र ने साइन अप भी कर दिया और लॉगिन भी हो गया। तो लॉगिन की विंडो के लिए हमने ये रिकॉर्ड इस टेबल में डाल दिया, लॉगिन टेबल में। ठीक है, आईडी आई 3, और 3 ने क्या किया, यूज़र नेम आया उसका, और आईडी आई, और आईडी को इसने सेव करवा दी। जब आईडी सेव हो गई तो इसने क्या किया, इसको कहाँ चला गया, हाँ ये इस कमांड से इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और मैसेज शो करवा दिया, डेटा इंसर्टेड, यू आई डी इज़ लास्ट वैल्यू। ये डेटा इंसर्ट भी हो गया है और यहाँ पर लॉगिन से हमने काम भी करवा दिया। तो इतने से कोड में 3 काम हो रहे हैं। एक काम ये कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, दूसरा काम ये कि लॉगिन टेबल में जो इंसर्ट रिकॉर्ड है उसने लॉगिन भी कर दिया है, लॉगिन में भी इंफॉर्मेशन पहुँच गई। ठीक है, यहाँ पर ये इसके ज़रिए से। और थर्ड में हमने मैसेज भी प्रॉपर दे दिया है। 1 2 3 4, 4 काम हो गए हैं। चौथा ये कि तीसरा सेकंड लेवल पे ये कि हम उसकी आईडी जो करंट सेव हुई है उसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये काम हमने किया था ताकि हम क्या कर सकें, इसके लॉगिन के ऊपर सबमिट बटन दबाने से हम उसको लॉगिन भी करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और इसको इंसर्ट भी करवा दें, लॉगिन की एंट्री भी डाल दें, और जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसका प्रॉपर मैसेज भी दे दें कि इस आईडी से फुरकान का जो नेम है वो हमारे सॉफ्टवेयर से साइन अप हो चुका है। ठीक है, ये 4 काम यहाँ पे करवा रहे हैं। ब्रेक इसको कर दिया। इसमें किसी को सवाल है तो पूछिए पूछिए। और ये अटैम्प्ट तो किया होगा आपने लाजमी समेशन में। हम्म, जी भाई समेशन में इसको अटैम्प्ट किया है? हम्म, नहीं किया, ये किया है? अच्छा किया है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, हम अब आते हैं लैब 4 में। ये तो रिकॉल था हमारा किसका, पिछली लैब्स का। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आपने पढ़ा है कि क्लास, और यहाँ पर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं ब्लूप्रिंट की, यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप। ठीक है, इसको अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपके सामने, तो आप एक क्लास है और क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिजिकल होता है, क्लास जो है इसकी प्रिंट ब्लूप्रिंट होती है जिस स्ट्रक्चर से आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप जैसे हमारे पास जो ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स का एक ब्लॉक जो आप दीवारों में इस्तेमाल करते हैं वो एक इसका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी है, उसके कुछ फीचर्स हैं जिसके हिसाब से उसको बनाया गया है। लेकिन वो ब्लॉक किस स्ट्रक्चर से बना है, किस ब्लूप्रिंट से बना है, वो इसकी क्लास है। ठीक है,
तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, मजीद ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। एक ब्लॉक जो अगर आप उठाते हैं 3 इंची, 8 इंची, 5 इंची, उस ब्लॉक को अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर है, तो उसका एक स्ट्रक्चर सांचा होता है। वो सांचा ब्लॉक तो जल्दी से बन जाती है फ़ौरन से, उसमें आपने सांचे को बिठाया और जो मटेरियल डाला उसकी प्रेस कर दिया, तो ब्लॉक आपकी क्रिएट। लेकिन जो सांचा होता है उसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, उसमें बार बार उसका साइज़ नापा जाता है कि ये कितने साइज़ का है और कितना लेंथ में इसके कितना होना चाहिए। तो जो सांचा बनाते हैं, जाया जाता है, वो ही आपका असल चीज़ होती है जो ऑब्जेक्ट की क्रिएट के ऊपर, इसका सारे ऑब्जेक्ट का दारो मदार उसी ब्लूप्रिंट पे होता है। तो हमारे पास उस सांचे को बनाने के लिए पहली बात तो है, उस सांचे को हम अपने यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट कहते हैं या प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो भी फीचर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो हर एक ऑब्जेक्ट में मिल जाए। ठीक है। अगर मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए जो बीच में उसके एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ हो, आर पार। ठीक है, तो क्या मैं ऑब्जेक्ट में अगर मैं सुराख करूंगा तो ब्लॉक तो टूट गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ब्लूप्रिंट को दोबारा से या तो चेंज करना पड़ेगा या दोबारा से कुछ न्यू ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमें एक कुछ ब्लॉक्स होते हैं और कुछ जालियाँ होती हैं, तो जालियों के फ्रेम के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अलग ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो जब भी मुझे ऑब्जेक्ट में कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करवानी है, तो मैं ऑब्जेक्ट में नहीं करवा सकता। ऑब्जेक्ट तो मेरी क्रिएटेड चीज़ है, उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रक्चर में चेंज करवाना है, तो मुझे ब्लूप्रिंट पे चेंज करवाना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से आप फर्नीचर की एग्जांपल ले लें, कोई भी प्रोडक्ट जो बनती है उसके हर एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक उसका ब्लूप्रिंट होता है। तो क्लास आपकी ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ये नॉर्मली ये सवाल आ जाता है भाई क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंटरव्यू चला गया, आप कहीं और चले गए, क्लास और ऑब्जेक्ट में भी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट के इनिशियल लेवल पर कि क्लास क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो क्लास फर्स्ट लेवल है जो स्ट्रक्चर क्रिएट करवाता है, और जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया उसको यूज़ करने के लिए आप लाजमी बात है ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे। तो क्लास, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बगैर क्लास के नहीं क्रिएट हो सकता। ठीक है, और क्लास को ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रा ये देखिएगा और सुनिएगा गौर से, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट विदाउट क्लास के क्रिएट नहीं हो सकता, पहली बात। सेकंड बात क्या कहा जा रहा है कि क्लास ऑब्जेक्ट के बगैर भी इस्तेमाल की जा सकती है और ऑब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका मतलब क्लास की दो टाइप हो गई। एक क्लास वो जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम इसके स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो क्लास जो विदाउट ऑब्जेक्ट के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको भी आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब बाकी डेफिनेशन तो आप लोग ने थ्योरी क्लास में देखी होगी, मॉडिफाई, कीवर्ड्स, क्लास, आइडेंटिफाई, बेस वगैरह। अभी सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट थे, और आ जाते हैं हम इस डायग्राम पे। क्लास डायग्राम कहलाती है, और क्लास डायग्राम ये क्यों बनाई जाती हैं। ठीक है जी भाई, ये क्यों बनाई जाती है क्लास डायग्राम। हम्म सर, मेरा एरर आ रहा था साइन अप में, मार्कअप जी उसको डिस्कस करते हैं आखिर में। नो सर, समझ नहीं आई थी इसलिए नहीं किया था। ओके, अच्छा जी भाई, क्लास के बारे में क्या कहा जाता है, ये जो क्लास डायग्राम है। अच्छा, इसमें मैं अगर देखूं, बाद में डिस्कस करते हैं। ये एक पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये तीन अलग अलग कैटेगरी हमने क्यों बनाई हुई हैं, और ये तीन कैटेगरी क्या बता रही है हमें। जी भाई, इसको नाम भी लिखा हुआ है कि क्लास नेम है। जो भी क्लास आएगी उसका नेम के लिए पहले ऊपर टॉप लेवल पे एक पोर्शन दिया हुआ है। सेकंड, हमारे पास ये कुछ स्टेट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट लेवल के मेंबर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ एक्शंस और बिहेवियर्स हैं, मेथड्स हैं, जो इस क्लास से है, और हम कह रहे हैं इसको सेकंड लेवल के मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल इस क्लास के टोटल मेंबर कितने हो गए, 2 और 3। ठीक है, तो 5 मेंबर की एक क्लास है। 2 मेंबर एक नेचर के हैं और दूसरी नेचर के 3 मेंबर्स हैं। ये बात क्लियर हो रही है, कुछ मसला तो नहीं है, यस या नो।
अब हम यहाँ पर मज़ीद आगे चलते हैं और ये कहते हैं ये किस तरह से रिप्रेजेंट करवाया है। इसको देखिएगा, ये है वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट जो है, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऐसे मेंबर्स हैं जिसको हम वेरिएबल डिक्लेयर कर कर इसको वहाँ पर हम वहाँ डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक क्लास का मेंबर बनाना हो अगर एट्रीब्यूट का, तो हम वेरिएबल बनाते हैं या गेट सेट प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। ठीक है, इसको ये नाम रखा गया कि इसका मेंबर का नाम ये है। कॉलन के बाद इसकी डेटा टाइप ये बताई जाएगी कि ये मेंबर स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा, इसमें ऐसी वो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी। ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर हमने डैश डाल के, डैश बताता है प्रॉपर्टीज़ को, प्लस बताता है आपके मेथड्स को। फिर यहाँ पर हमने डेट डेट का लिखा और डेट के बाद कॉलन डाला, कॉलन के बाद बता दिया इसकी डेटा टाइप ये है। ये तो इजी है, आप समझ सकते हैं। इसको भी देखिएगा, ये मेथड है, ये मेथड्स जो है ये प्लस के साथ डिफाइन किया जाता है। और कोशिश ये होती है कि इसका जब फर्स्ट फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में हो। और इसके बाद जो भी आप, और इसमें मज़ीद स्पेसिफिकेशन है, अगर आप सेलेक्ट की क्यूरी से कुछ करवा रहे हैं तो गेट लिखेंगे। और अगर आप कोई सेट करवा रहे हैं तो यानी अपडेट करवा रहे हैं या इंसर्ट करवा रहे हैं तो आप सेट लिखेंगे। ठीक है, और अगर इंसर्ट करवा रहे हैं हम तो इंसर्ट भी लिख सकते हैं आई एन एस करके। डिलीट है तो डी एल भी लिख सकते हैं, अपडेट है तो यू बी डी भी लिख सकते हैं। इस तरह के नाम आप फंक्शन के रख लें। ये फंक्शन के नाम हो गए। फंक्शन के नाम के बाद कॉलन के बाद ये है इसके रिटर्न टाइप। ये ऐसा मेथड है जो रिटर्नेबल है और स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। हमने भी कहा हुआ है कि गेट नेम से वो नेम लाया, नेम हासिल करेगा। और जो ये फंक्शन जब कॉल होगा वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा देगा। स्ट्रिंग को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं। तो ये ऐसा मेथड है जो रिटर्नेबल है। आगे देखिए, ये मेथड जो है ये रिटर्नेबल नहीं है, लेकिन ये पैरामीटराइज है। ठीक है, ये पैरामीटराइज नहीं है। कोई भी वैल्यू हम सेट करेंगे तो हमें एक वैल्यू को इनपुट देना होगा, तो वो जाके सेट करेगा। ठीक है, ये वॉइड मैसेज है, इसको हम प्रिंट नहीं करवा सकते, यानी रिटर्न नहीं करवा सकते, तो प्रिंट भी नहीं होगा, वेरिएबल में स्टोर भी नहीं होगा। और सेकंड ये कि ये पैरामीटराइज है। और थर्ड में एक और आपके पास फंक्शन है जो इस बर्थडे को शो कर रहा है और फिर ये बूल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और ये भी पैरामीटराइज नहीं है। ठीक है, उस मेथड की तरह। इस क्लास को हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये डिक्लेयर कर रहा है। सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंसोल प्रोजेक्ट बन रहा है। और कंसोल प्रोजेक्ट के बाद आपने प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट के बाद आपने क्लास को ऐड करना है। एक क्लास ऐड करने के लिए आप इस सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इस सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे जो आपके पास सॉल्यूशन है। राइट क्लिक करने के बाद विंडो क्लियर होगी, उसके बाद न्यू आइटम लेके क्लास को यहाँ से भी कर सकते हैं, ये क्लास क्रिएट हो जाएगी। या न्यू आइटम से भी जाकर आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक क्लास बनेगी, क्लास का नाम लिखें। यहाँ पे जो अभी एग्जाम्पल चल रही है वो पर्सन की चल रही है, तो पर्सन की क्लास बनाई गई और यहाँ पर पर्सन की क्लास हो गई। जब यहाँ पे पर्सन की क्लास आपको अपेयर हो रही है तो ये देखिएगा, ये पर्सन की क्लास के लिए एक पर्सन का फाइल भी बना दी गई। ठीक है, तो ये नेम स्पेस एक प्रोजेक्ट का नाम है। ये फाइल से नहीं चलेगा, ये चलेगा क्लास के नाम से। फाइल का नाम कुछ भी हो, लेकिन क्लास होनी चाहिए, इस क्लास का कीवर्ड होना चाहिए। जिसकी साथ क्लास का कीवर्ड होगा ये पहचानेगा भाई क्लास है। फाइल का नाम से नहीं पहचानेगा ये क्लास है। ठीक है, एक फाइल में आप 4-5 क्लासेस भी रख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को अगर आप कॉपी करके इस प्रोग्राम की जो क्लास थी, इस क्लास के नीचे जैसे कि यहाँ पर एक क्लास थी, देखिए ये है पहली क्लास जो प्रोग्राम की है, और ये प्रोग्राम ही के फाइल में पड़ी हुई है, ये प्रोग्राम के फाइल में पड़ी हुई है। ठीक है, इस फाइल के नीचे भी आपने कोड कर दिया क्लास पर्सन, और पर्सन की क्लास बना दी, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक क्लास एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस बन जाएगी। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जब ये क्लास क्रिएट हो जाएगी तो उन्होंने उसको स्ट्रक्चर दिया ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। अब देखिएगा, ब्लूप्रिंट बनाने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको वो एट्रीब्यूट और स्टेट्स कह रहे थे, और यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और जो ग्लोबल लेवल के वेरिएबल्स होते हैं अक्सर ख़ास तौर पे जो पब्लिक नहीं होते, इससे शुरू में पब्लिक नहीं है, तो वो फिर क्या कर दिया जाता है, अंडरस्कोर लगा दिया जाता है, यानी इंटरनली इस्तेमाल हो रहे हैं, इस क्लास के इंटरनल पार्ट है। ठीक है, जो इस क्लास की ही ब्लॉक में इस्तेमाल होंगे। इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। दूसरी बात। थर्ड, इसका एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। ठीक है, ये भी मेथड है,
ये भी मेथड है। लेकिन ये मेथड आपका एक स्पेशल मेथड है जिसमें हम रूल को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। और दूसरी लैंग्वेज में इसको मैजिक फंक्शन भी कहा जाता है, जैसे हम पीएचपी की बात करें और डिफरेंट जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, तो ये मैजिक फंक्शन कहलाता है। मैजिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर एक ही लॉजिक है कि आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी न किसी मैजिक फंक्शन या कंस्ट्रक्टर का सहारा लेंगे। सी शार्प में कंस्ट्रक्टर आगे पढ़ोगे आप, लेकिन इसकी लॉजिक समझ लो, क्लास इसके बगैर इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर किया जा सकता। तो हम ये कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचाना जाएगा, एक जो क्लास का नाम होगा उसी नाम के साथ जो फंक्शन होगा, जो मेथड होगा, वही हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है। अगर आपने, और कंस्ट्रक्टर रिटर्नेबल नहीं होता, ठीक है, वॉइड भी नहीं होगा, बस पब्लिक लिख के इसको पर्सन लगा के इसके पैरामीटर दे देंगे। अगर वो कोई भी पैरामीटर नहीं है उसमें, तो उसको कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। अगर कोई पैरामीटर है तो फिर वो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। अभी ये कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में क्या रूल्स इम्प्लीमेंट है। इस कंस्ट्रक्टर में जब भी आप इस ऑब्जेक्ट, इसकी क्लास का यानी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे, तो ये क्या करेगा, आपसे नाम पूछेगा और एज पूछेगा। इन दो चीज़ों के बगैर आप इस पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते। इस स्ट्रक्चर का मकसद ये है, अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है, ये दो चीज़ें देंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये कंस्ट्रक्टर इन दो को इनपुट लेने के बाद करेगा क्या, नेम को ग्लोबल में जो एक नेम की वेरिएबल बना हुआ है उसमें जाके स्टोर कर देगा, एज का एज में स्टोर कर देगा। दिस का कीवर्ड, दिस का कीवर्ड इस वजह से आएगा कि इसमें जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उसको कॉल करने के लिए दिस का कीवर्ड आता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपने इसको नेम रख दिया, इसको भी आप स्मॉल नेम रख देते, इन दोनों को सेम कर देते, तो इसमें एरर नहीं आता। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर लिखते वक्त ये पूछेगा भाई नेम से क्या मुराद है, नेम से ये मुराद है या ये मुराद है, कौन सी नेम को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो फिर आप दिस के कीवर्ड से बता देंगे कि दिस नेम का मतलब है कि ऊपर वाले वेरिएबल्स को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। और अगर आपने डायरेक्ट ये लिख दिया तो इसका मतलब है क्या है, आप ये इंटरनली जो पैरामीटर हैं उसको आप कॉल करना चाह रहे हैं। तो जो वैल्यू इस पैरामीटर में आई है, आर्गूमेंट्स में आया है, वो हमने ग्लोबल लेवल की प्रॉपर्टीज़ में सेव करवा दी है। अब ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, इसके दो मेंबर को वैल्यू भी मिल गई कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से। क्लियर हो गया। अभी मिनट ख़त्म हो जाएगा, जब तक मैं एक क्लोज कर दूं, उसके बाद फिर हम कोडिंग पे आएंगे। फिर ये एक मेथड है नॉर्मल मेथड, उसको कॉल करेंगे तो हमें एक पूरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, जिसमें इसके जो ग्लोबल वेरिएबल, देखिए इसमें भी दिस लगा सकते हैं आप, दिस डॉट करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लिहाजा आप बगैर दिस के भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि दिस को इस्तेमाल करो जब भी इसके ग्लोबल वेरिएबल्स हों। ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिफायर, आइडेंटिटी की चीज़ें आपके सामने हैं। बस खत्म। ओके। यहाँ से देखिएगा, इसको बाद में डिफाइन करते हैं क्या चीज़ हो रही है। ये देखें, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पहली स्टेटमेंट, दूसरी, तीसरी, ये तीन स्टेटमेंट है। ठीक है। इन तीन स्टेटमेंट में तीन, एक क्लास के तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए, और उसके बाद ये दो पैरामीटर, तीनों के अंदर दो पैरामीटर दिए जाएंगे, और फिर हर एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया, तो इसके ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा, इसके ऊपर ये प्रिंट होगा जो प्रिंट है। मैं अब लैब के बाद जो दूसरी सेशन शुरू होगा उसमें पूछूंगा कि इस एक लाइन के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है कि कितनी इन्फॉर्मेशन इस लाइन के अंदर हमने अपने कोड को दी है। ठीक है। सेशन में आ जाए सेकंड, उस पर फिर हम डिस्कस करते हैं।